हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर की हमारी सीरीज चल रही है एंड इस सीरीज में आज हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो है इंपॉर्टेंट बिल्स। एग्जाम में अभी लेटेस्ट पैटर्न हमको देखने को मिला है कि बिल से रिलेटेड हमको लगातार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो 25 मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट बिल निकाले हैं जो सुर्खियों में बने हुए हैं एंड पिछले हमको 6-8 महीने के अंदर लगातार न्यूज़ में देखने को मिले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक नंबर आपका एग्जाम में 100% पक्का होने वाला है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ लेना है या फिर इस पूरी सीरीज की करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर पीडीएफ सेक्शन में आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर भी आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम लेक्चर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, इनकम टैक्स बिल 2025 किस पुराने एक्ट को प्रतिस्थापित करता है? तो नया इनकम टैक्स बिल 2025 भारत सरकार द्वारा टैक्स कानूनों को सिंपल और मॉडर्न बनाने के लिए लाया गया है। इसने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस किया है, जो कि पिछले 60 सालों से लागू था। नया बिल टैक्स नियमों को आसान बनाता है, भाषा को सरल करता है और जो फालतू के जो प्रावधान थे उनको हटाकर लोगों और बिजनेसेस के लिए पालन करना आसान बनाता है। 1961 की बात करें तो 1961 का कानून समय समय पर अमेंडमेंट से कॉम्प्लेक्स हो गया था। नया कानून जो है ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा और टैक्स विवादों को भी कम करेगा। तो यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 द्वारा नहीं लाया गया था? डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। तो आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य यह है कि भारत की डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को और मॉडर्न बनाना। इसमें डिजास्टर डेटाबेस बनाने का प्रावधान है। अब ए ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय आपदा डेटाबेस के निर्माण को अनिवार्य करना। तो ये परिवर्तन जो है लाया गया है। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति एनसीएमसी को वैधानिक दर्जा देना, तो ये भी बिल्कुल लाया गया है। एनसीएमसी नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, केंद्र द्वारा सभी आपदा पीड़ितों को सीधी नगद क्षतिपूर्ति। तो अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज राज्यों की राजधानियों और बड़े शहरों में बनाने का प्रावधान हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा डायरेक्ट कैश जो कंपेंसेशन है देने का प्रावधान इसमें नहीं है। मुआवजा देने की जिम्मेदारी राज्यों की होती है। इसमें केंद्र एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जरिए मदद करता है। तो सी वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ये परिवर्तन जो है इस विधेयक द्वारा नहीं लाया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में पारित किस विधेयक को अब उम्मीद बिल के नाम से जाना जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाल ही में पारित वफ अमेंडमेंट बिल 2025 जो है उसको आधिकारिक तौर पर उम्मीद बिल नाम दिया गया है। उम्मीद का फुल फॉर्म है यूनिफाइड वफ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। इसका उद्देश्य वफ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाना है। वफ संपत्तियों की बात करें तो वफ संपत्तियां मुस्लिम समुदाय द्वारा दान की गई धार्मिक चैरिटेबल संपत्तियां होती हैं। ये जो नया कानून है पुराने वफ एक्ट 1995 में महत्वपूर्ण बदलाव करता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा कि यह बिल क्यों महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य वफ संपत्तियाँ जो थी, वफ प्रॉपर्टीज़, उनके मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी और उनमें सुधार करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि वफ संपत्तियों के रिकॉर्ड को डिजिटल करना है ताकि भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को रोका जा सके। इंक्लूसिविटी मतलब समावेशिता, वफ बोर्डों की जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव किया गया, जिसमें महिलाओं और अन्य समुदायों के सदस्यों को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया है। तो ये कुछ हाईलाइट्स पॉइंट थे इस बिल के, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर वफ संशोधन विधेयक 2025 सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसे उम्मीद बिल के नाम से जाना जाएगा। अगला आता है, लोकसभा में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल किसके द्वारा पेश किया गया? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक जो है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, उसको लोकसभा में युवा मामले और खेल मंत्री जो हैं मनसुख मंडाविया, उनके द्वारा पेश किया गया था, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के। ये विधेयक जो है, बिल जो है अगस्त 2025 में संसद के जो मानसून सत्र है उसके दौरान पेश किया गया और पारित भी हुआ। इस बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में स्पोर्ट फेडरेशंस के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाना, अकाउंटेबिलिटी तय करना और गुड गवर्नेंस लाना। इसका एक मेन इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो दशकों से चली आ रही स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था में सुधार लाने का एक बड़ा कदम भी। इसके तहत एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड जो है नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाने का प्रावधान है, जो कि सभी खेल संघों को रेगुलेट करेगा।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही खिलाड़ियों के विवादों के निपटारे के लिए भी एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल भी बनाया जाएगा, ये भी इसमें बिल में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इसका लक्ष्य ये भी है कि खेल संघों में जो चुनाव होते हैं उनको निष्पक्ष बनाना, नेपोटिज्म जो है उसको खत्म करना, जो भाई भतीजावाद जो होता है उसको खत्म करना, ताकि असली टैलेंट को मौका मिले। तो यहाँ पर किसने पेश किया था लोकसभा में इसे? मनसुख मंडाविया ने। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 के तहत इंडियन पोर्ट बिल 2025 के तहत बंदरगाहों के समन्वित विकास के लिए निम्नलिखित में से किस निकाय को वैधानिक मान्यता दी गई है? डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स के लिए किस निकाय को वैधानिक मान्यता दी गई है? तो भारत सरकार ने पुराना जो भारतीय बंदरगाह अधिनियम था 1908 का, इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को बदलने के लिए भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 पेश किया है। इस नए बिल की बात करें तो एक सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें यह किया गया है कि समुद्री राज्य विकास परिषद मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल को एक स्थायी और कानूनी स्टैट्यूटरी निकाय बनाना है, MSDS को, मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, ये परिषद क्या काम करेगी। तो MSDC की बात करें तो एक शीर्ष सलाहकार संस्था है, एपेक्स एडवाइजरी बॉडी होगी, जो कि देश के सभी बड़े छोटे बंदरगाहों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय योजना जो है वो बनाने में मदद करेगी। इस परिषद की अध्यक्षता जो है केंद्रीय बंदरगाह, नौवन और जल मार्ग मंत्री जो रहेंगे वो करेंगे। इसमें सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसका मेन मकसद यही है कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, ताकि बंदरगाहों का विकास इंटीग्रेटेड और तेजी से हो सके। पहले यह परिषद जो है एक सलाहकार भूमिका में थी, लेकिन अब इस जो कानून आया है इसके तहत इसे कानूनी ताकत दी गई है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा, मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, समुद्री राज्य विकास परिषद। देखिए आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। SSC CHSL का पेपर बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। इसको लेकर मैंने आपके लिए एक स्पेशल पैकेज डिज़ाइन किया है। जल्दी से मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। देखिए 11,000 GS के वन लाइनर मैंने आपके लिए निकाले हैं, जो कि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। इस पैकेज में मैंने आपको मैथ्स टॉपिक वाइज ई बुक भी प्रोवाइड करी है, रीजनिंग की टॉपिक वाइज ई बुक भी दी है एंड इंग्लिश की टॉपिक वाइज ई बुक भी दी है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस करके आपको दिया है, 2024, 2023 और 2022 के प्रीवियस ईयर पेपर का। 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैंने आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। लास्ट 2 ईयर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी दिया है, मैराथन PDFs दिए करंट अफेयर की। इन सब की प्राइस अगर देखें तो लगभग 500 रुपये होती है, जो कि मात्र आप 49 रुपीज़ में इस पूरे पैकेज को एनरोल कर सकते हैं। इस पैकेज को लेना चाहते हैं फ्रेंड्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन है, वहां से भी आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। 100% आपको फायदा मिलने वाला है। तो छोटी सी अपडेट थी आप सबके लिए, आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए वापस आते हैं लेक्चर पर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। लोकसभा द्वारा पारित IIM संशोधन विधेयक 2025 के तहत भारत का 22वां IIM कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो लोकसभा ने हाल ही में अभी भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक IIM अमेंडमेंट बिल 2025 पारित किया। इस बिल का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला यह है कि असम के गुवाहाटी में देश का 22वां IIM स्थापित होगा। ये पूर्वोत्तर भारत नॉर्थ ईस्ट इंडिया में IIM शिलोंग के बाद दूसरा IIM होगा, जो कि इस क्षेत्र में मैनेजमेंट एजुकेशन को एक बड़ा बूस्ट देगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझें तो गुवाहाटी में IIM की स्थापना पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की जो कमिटमेंट है उसको दर्शाती हैं। इससे स्थानीय जो छात्र हैं उनको विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास प्रबंधन शिक्षा मिलेगी, मैनेजमेंट एजुकेशन मिलेगी और उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल जो है IIMs की जो ऑटोनॉमी है उससे जुड़े कुछ नियमों में भी बदलाव करता है। इसके तहत अब देश के जो राष्ट्रपति होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, वो IIMs के विजिटर होंगे और वे संस्थानों के कामकाज का ऑडिट कर सकेंगे और डायरेक्टर्स की नियुक्ति में भी उनकी भूमिका होगी। ये कुछ बदलाव हमको देखने को मिले। इसके अलावा गुवाहाटी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिलेगा, जिससे उसे फंडिंग और विकास में प्राथमिकता दी जाएगी। IIM गुवाहाटी के लिए यहाँ पर 550 करोड़ का फंड जो है वो निर्धारित भी किया गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स गुवाहाटी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 22वां जो IIM है भारत का वो कहाँ पर स्थापित होगा? गुवाहाटी में। आगे बढ़ते हैं, अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 के तहत किसी मंत्री को पद से हटा दिया जाना चाहिए यदि 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। तो देखिए 130वां संशोधन विधेयक 2025 जो है वो क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है।
इस बिल का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि अगर किसी मंत्री को ऐसे अपराध के लिए 30 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रखा जाता है जिसमें 5 साल या उससे अधिक की जेल की सजा हो सकती है तो उसे मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा देखिए ये अभी न्यूज़ में भी है। इसका मुख्य उद्देश्य ये इंश्योर करना है कि गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर न बने रहे। ये कानून आरोपी, एक्यूज्ड और जो कन्विक्टेड है उनके बीच एक संतुलन बनाता है, बैलेंस बनाता है। मंत्री को सिर्फ आरोपी होने पर नहीं हटाया जाएगा बल्कि जब वह एक गंभीर मामले में लंबे समय मतलब 30 दिन तक की हिरासत में रहता है तब जाकर यह कानून लागू होगा। ये संशोधन संविधान के आर्टिकल 75 और आर्टिकल 164 में बदलाव करता है जो कि केंद्र और राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति और हटाने से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट है ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक। यहाँ पर पूछा गया है किसी मंत्री को पद से हटा दिया जाना चाहिए यदि 5 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराध के लिए 30 दिनों तक हिरासत में रखा गया हो। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। ऑनलाइन गेमिंग के प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक 2025 के तहत निम्नलिखित में से किसकी अनुमति है? प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। तो इस बिल की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य दो तरह की गेमिंग के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचना है। पहला है स्किल बेस्ड गेमिंग जैसे कि ई स्पोर्ट्स जिसमें खिलाड़ी की योग्यता और कौशल यहाँ पर मायने रखता है, और दूसरा चांस बेस्ड गेमिंग यानी जुआ या फिर सट्टेबाजी जिसमें नतीजा किस्मत पर निर्भर करता है। ये बिल स्किल आधारित गेमिंग जो है, स्किल बेस्ड गेमिंग जैसे कि ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देता है क्योंकि इसमें मनोरंजन होता है, एंटरटेनमेंट होता है और खेल का एक वैध रूप भी माना जाता है। वहीं ये बिल जो है रियल मनी गेमिंग, सट्टेबाजी और जुए पर बैन लगाता है। इसलिए आपने देखा होगा अभी कि बहुत चर्चा में रही जो क्रिकेट फैंटेसी ऐप होती है उनमें हमको रोक देखने को मिली है। बेसिकली मकसद यही है कि इस बिल का कि जुए और सट्टेबाजी से होने वाले जो फाइनेंशियल रिस्क होती है, गेमिंग की लत होती है, उनसे नागरिकों और खास करके युवाओं को बचाना। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी अनुमति है, तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट होगा, प्रमोटिंग ई स्पोर्ट्स एंड सोशल ऑनलाइन गेमिंग। अगला आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जन विश्वास विधेयक 2025 का एक प्रावधान है? तो जन विश्वास विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना और अदालतों का बोझ कम करना। छोटे या फिर तकनीकी अपराधों को अब अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। पहले जिन मामलों में जेल हो सकती थी अब वहां पर केवल मॉनेटरी जो पेनल्टी होती है, जुर्माना होता है, वो लगाया जाएगा जिससे व्यापारियों और नागरिकों पर अनावश्यक आपराधिक मामले का बोझ नहीं पड़ेगा। ये जो विधेयक है सरकार के ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस दृष्टिकोण पर आधारित हैं। अनजाने में हुई तकनीकी गलती और जानबूझकर किए गए अपराध में अंतर किया गया है। अदालतों को गंभीर आपराधिक मामले पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा। तो ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन समझ में आ रहा है, जेल की शर्तों को जुर्माने से बदलकर छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करना, ये इसका एक प्रावधान है, ए आंसर। नेक्स्ट आता है, खान और खनिज संशोधन विधेयक 2025 द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख सुधार निम्नलिखित में से कौन सा है? माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2025। तो इस संशोधन बिल का उद्देश्य भारत में क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के उत्पादन को बढ़ावा देना है। अगर किसी मौजूदा खान में नया क्रिटिकल मिनरल मिलता है तो उसे बिना अतिरिक्त रॉयल्टी दिए लीज में जोड़ा जा सकता है। इससे जो खनन कंपनियां होगी उनको इंसेंटिव मिलेगा और क्रिटिकल मिनरल्स का उत्पादन बढ़ेगा। बेसिकली मकसद यही है इस बिल का। भारत जो है लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसे खनिजों के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है अभी। ये सुधार जो है आत्मनिर्भर भारत और ईवी बैटरीज, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस टेक जैसी आवश्यकताओं के लिए बहुत ही अहम भी हैं। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ावा देने पर भी यहाँ पर जोर दिया गया है। तो बी आंसर करेक्ट होगा, बिना अतिरिक्त रॉयल्टी के महत्वपूर्ण खनिजों को जोड़ने की अनुमति देता है ये विधेयक। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत अनुपालन की निगरानी और उसे लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? अंडर द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो इस अधिनियम को लागू करने और उसकी निगरानी करने के लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया DPBI का गठन किया गया है। ये एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है और इसका काम है वे कंपनियां जो कि पर्सनल डेटा कलेक्ट या फिर यूज करती हैं उन पर नजर रखना। अगर कोई कंपनी डेटा मिसयूज करती है तो बोर्ड जो है इन्वेस्टिगेशन करके जुर्माना लगा सकता है। पहले भारत में कोई भी डेडिकेटेड डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेटर नहीं था, पर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ने इस कमी को दूर किया है। यहाँ पर पूछा गया है कि इस अधिनियम के तहत
अनुपालन की निगरानी और उसे लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार हैं? डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड, बी आंसर। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश युग का कानून दूरसंचार अधिनियम 2023 द्वारा निरस्त और प्रतिस्थापित किया या फिर किए गए हैं? तो दूरसंचार अधिनियम 2023 की बात करें, टेलीकॉम कम्युनिकेशन एक्ट 2023, इसने 2 पुराने ब्रिटिश युग के जो कानून थे उनको रिपील करके रिप्लेस किया है। पहला इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, ये 138 साल पुराना था। एंड सेकेंड इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933, लगभग 90 साल पुराना। नया कानून जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसे कि 5G, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इनको ध्यान में रखकर बनाया गया है। इससे टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक सिंपल और क्लियर लीगल फ्रेमवर्क तैयार होगा और साथ ही नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न को भी एड्रेस किया गया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए, ए और बी दोनों को यहाँ पर प्रतिस्थापित किया गया है। अगला आता है क्वेश्चन, किस लेन देन को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा संरक्षित नहीं किया गया है? मतलब विच ट्रांजैक्शन इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लगभग सभी गुड्स और सर्विसेज को कवर करता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इसमें वकील की सलाह जो है वो शामिल नहीं है। एडवोकेट सर्विस, एडवोकेट और क्लाइंट के बीच का रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस माना जाता है। यह एक भरोसे और व्यक्तिगत कौशल जो होता है, पर्सनल स्किल, उस पर आधारित रिश्ता है। कानून की नज़र में ये एक सामान्य ग्राहक सेवा प्रदाता संबंध से अलग है थोड़ा सा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 242 के तहत सर्विस की परिभाषा में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस के तहत प्रदान की जाने वाली जो सेवाएं सर्विसेज है वो शामिल नहीं है। इसीलिए यदि आप किसी वकील की पेशेवर सेवाओं से सर्विसेज से असंतुष्ट हैं तो आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको बार काउंसिल जैसे जो अन्य मंच होते हैं वहां पर जाना होगा। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा संरक्षित नहीं किया गया है। यहाँ पर कानूनी सलाह के लिए वकील से परामर्श करना, बी आंसर। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत के आपराधिक कानून क्रिमिनल लॉ में एक बहुत ही बड़ा सुधार हुआ है। पुराने इंडियन पिनल कोड IPC 1860 को हटाकर उसकी जगह पर एक नया कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 लाया गया है। BNS की बात करें तो इसमें कुल 358 धाराएं हैं, सेक्शंस हैं। यह कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है। इसका मकसद पुराने अंग्रेजों के समय के कानून को आज के भारत के हिसाब से मॉडर्न और रिलेवेंट बनाना है। अच्छा, पुराना वाला जो कानून था उसमें IPC में कितनी धाराएं थी? 511 धाराएं थी। एंड नए वाले में कितनी धाराएं, संख्या थोड़ी कम कर दी गई हैं, 358 कर दी गई हैं। बदलाव क्यों हुआ? BNS में कई नए अपराधों को जोड़ा गया है जो कि IPC में नहीं थे, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, इनको एक विशिष्ट अपराध बनाया गया है। मॉब लिंचिंग, इसके खिलाफ भी सख्त प्रावधान किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? 358 हैं, बी आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। BNSS 2023 के तहत 7 साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों में जांच के लिए क्या अनिवार्य किया गया है? तो BNSS 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात हो रही है यहाँ पर। इसने CRPC 1973 को रिप्लेस किया है। इसमें प्रावधान है कि 7 साल या फिर उससे अधिक सजा वाले अपराधों की जांच में फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन अनिवार्य होगी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्राइम सीन से साइंटिफिक एविडेंस जैसे कि फिंगरप्रिंट्स, ब्लड, DNA सैंपल, इनको इकट्ठा करेंगे और वीडियोग्राफी भी अनिवार्य है। इसका मकसद यही है कि साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन हो। मकसद यही है कि कन्विक्शन रेट बढ़ाना और गलत फंसाव कम करना। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत 7 साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध में जांच के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है, मैंडेटरी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, बी आंसर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो भारत का नया साक्ष्य कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसने पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह ली है, यह तय करता है कि अदालत में कौन से सबूत एविडेंस माने जाएंगे और कौन से नहीं। यह कानून भारत की सभी अदालतों में होने वाली न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है, चाहे वो सिविल हो या फिर क्रिमिनल हो। इसमें अपवाद देखने को मिला है, एक्सेप्शन है। BSA की धारा 1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह कानून 2 चीजों पर लागू नहीं होता है। पहला, एफिडेविट्स जो किसी अदालत या अधिकारी को दिए जाते हैं, शपथ पत्र। दूसरा है मध्यस्थ, आर्बिट्रेटर।
इनके समक्ष होने वाली कार्रवाई। शपथ पत्र पर क्यों लागू नहीं होता है? देखिए, एक एफिडेविट शपथ पत्र एक लिखित बयान होता है जिसकी सच्चाई की शपथ ली जाती है, लेकिन इसे कानून की नज़र में एविडेंस की तरह नहीं माना जाता क्योंकि इस पर अदालत में क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होती है। अदालत में गवाह द्वारा दिया गया बयान को जिरह के द्वारा परखा जाता है, जो कि शपथ पत्र के साथ संभव नहीं होता। इसीलिए किसी न्यायालय या अधिकारी को प्रस्तुत शपथ पत्र पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। क्लियर? बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट ऑफिस अधिनियम 2023 के तहत टैरिफ और डाक सेवाओं पर नियम बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? टैरिफ्स एंड पोस्टल सर्विस अंडर द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023। तो नए पोस्ट ऑफिस अधिनियम 2023 ने डाक विभाग के काम करने के तरीके में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया। इस कानून के तहत डाक सेवाओं से संबंधित नियम और टैरिफ तय करने की शक्ति जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज को दी गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब इंडिया पोस्ट के हेड ही ये तय करेंगे कि स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पार्सल और अन्य सर्विसेज के लिए कितने पैसे लगेंगे। वे सेवाओं के लिए नियम और शर्तें भी बना सकते हैं। बदलाव क्यों किया गया? ये कदम डाक विभाग को ज़्यादा बोल सकते हैं कि ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए उठाया गया है। इससे विभाग जो होगा बाजार की ज़रूरतों के हिसाब से जल्दी फैसले ले पाएगा। तो पोस्ट ऑफिस अधिनियम 2023 के तहत टैरिफ और डाक सेवाओं पर नियम बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज को, महानिदेशक डाक सेवाएं। बी आंसर। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू हुआ है? कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है जिसे याद रखना जरूरी है। राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया था। इसके बाद यह अधिनियम पूरी तरीके से 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू हो गया। इस कानून ने भारत के नागरिकों को सरकारी कामकाज में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की मांग करने का एक शक्तिशाली अधिकार दिया है। आरटीआई क्या है? तो यह कानून भारत के किसी भी नागरिक को केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त संस्था से जानकारी मांगने का अधिकार देता है। मकसद क्या है इसका? इसका मुख्य उद्देश्य है सरकारी कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाना, भ्रष्टाचार को रोकना, लोकतंत्र को मजबूत करना। इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(a बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का हिस्सा माना जाता है। ध्यान रखिएगा, 12 अक्टूबर 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा भारतीय राज्य अपने राज्य विधान के माध्यम से समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना? तो उत्तराखंड जो है स्वतंत्र भारत का पहला राज्य है जिसने अपनी विधानसभा, स्टेट असेंबली में कानून बनाकर समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है। उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को फरवरी 2024 में पारित किया। इसे मार्च 2024 में भारत के राष्ट्रपति से मंजूरी मिली, जिसके बाद यह कानून बन गया और जनवरी 2025 से लागू हुआ। यह कानून उत्तराखंड के सभी नागरिकों पर, चाहे वे किसी भी धर्म के हो, व्यक्तिगत मामलों जैसे कि विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने के लिए एक समान नियम लागू करता है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि गोवा है कि उत्तराखंड है। देखिए, गोवा जो है, गोवा में एक कॉमन सिविल कोड है, लेकिन यह कानून पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 पर आधारित है। यह कानून तब से चला आ रहा है जब गोवा एक पुर्तगाली उपनिवेश था। जब 1961 में गोवा भारत का हिस्सा बना तो इस कानून को जारी रखा गया। गोवा की अपनी विधानसभा ने यह कानून नहीं बनाया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य है जिसने भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 के तहत खुद का यूसीसी कानून बनाया है और लागू किया है। इसलिए जब सवाल राज्य विधान के माध्यम से पूछा जाए तो सही उत्तर हमेशा उत्तराखंड होगा। तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है कि सर गोवा है कि उत्तराखंड है। अब मैंने आपको क्लियर कर दिया है, अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, मध्यस्थता अधिनियम 2023 के तहत किसी भी सिविल या फिर वाणिज्यिक विवाद को अदालत में दायर करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी एक अनिवार्य आवश्यकता है? मेडिटेशन एक्ट 2023 की बात हो रही है कि इसके तहत किसी भी सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट को अदालत में दायर करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी एक अनिवार्य आवश्यकता है? तो भारत के कानूनी सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा सुधार देखने को मिला है। मध्यस्थता अधिनियम मेडिटेशन एक्ट 2023, इसका मुख्य उद्देश्य है अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम करना। इसके लिए कानून में यह अनिवार्य मैंडेटरी कर दिया गया है कि कोई भी
सिविल या फिर कमर्शियल मामला सीधे अदालत में ले जाने से पहले दोनों पक्षों को प्री लिटिगेशन मीडिएशन का प्रयास करना होगा, मुकदमा पूर्व मध्यस्थता। इसका मतलब क्या है? कोर्ट जाने से पहले आपको एक प्रशिक्षित निष्पक्ष तीसरे व्यक्ति की मदद से आपस में मामला सुलझाने की कोशिश करनी होगी। अगर मामला मध्यस्थता से ही सुलझ जाता है तो दोनों पक्षों का समय और पैसा बचेगा और अदालतों का कीमती समय भी बचेगा, जो कि गंभीर मामलों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो इनमें से कौन सी एक अनिवार्य आवश्यकता है? प्री लिटिगेशन मीडिएशन, मुकदमा पूर्व मध्यस्थता, बी आंसर। नेक्स्ट है, लोक परीक्षा अधिनियम 2024 पूरे भारत में किस तारीख से लागू हुआ? पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024। तो 21 जून 2024 से पूरे भारत में लागू हुआ। केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा अधिनियम 2024, जिसे आम भाषा में एंटी पेपर लीक कानून भी कहा जाता है, 21 जून 2024 से पूरे देश में लागू कर दिया है। यह कानून सरकारी भर्ती परीक्षाओं और यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम में होने वाली धांधली जैसे कि पेपर लीक और नकल को रोकने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, एनटीए, जो नीट, जेई, सीयूईटी कराती हैं, जैसी संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी ट्रांसपेरेंट बनाना है। इस कानून में सख्त प्रावधान भी देखने को मिला है। यह कानून पेपर लीक करने या फिर संगठित तरीके से नकल कराने वाले गिरोहों के लिए बहुत ही सख्त सजा का प्रावधान करता है। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस कानून की सबसे खास बात यह है कि यह छात्रों या फिर जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको सजा नहीं देता है। अगर कोई छात्र नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के नियम जो है वही लागू होंगे। ये नया आपराधिक कानून जो है वो लागू नहीं होगा। ये भी क्लियर रखिएगा कब लागू हुआ था, ये 21 जून 2024 को। अगला क्वेश्चन आता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 2023 अधिनियम के लिए चयन समिति का सदस्य कौन नहीं है? ये भी बहुत ही सुर्खियों में रहता है, अभी भी काफ़ी टाइम से सुर्खियों में है। जब से लागू हुआ तब से ये लगातार सुर्खियों में ही रहता है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही के दिनों में भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हमको देखने को मिले। उनमें से एक ये भी है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023। इसके अनुसार चयन समिति जो होती है, सिलेक्शन कमेटी, उसमें अब 3 सदस्य होंगे। पहला, प्राइम मिनिस्टर, ये चेयरपर्सन होंगे, अध्यक्ष होंगे। दूसरा, लोकसभा में विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, ये इसके सदस्य होंगे। एंड तीसरा, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, ये इसके मेंबर होंगे। तो इस नए कानून के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब इस चयन समिति का हिस्सा नहीं होंगे। उन्हें एक कैबिनेट मंत्री से बदल दिया गया है। और यही चीज यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन खड़ा करती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो होगी वो कितनी ट्रांसपेरेंसी से होगी, क्योंकि 3 में से 2 सदस्य वो हैं जिनकी सरकार होगी, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। तो डिसीजन जो होगा वो हमेशा किसका होगा? जो भी पार्टी सरकार में होगी। इसीलिए इसके स्ट्रक्चर पर जो अपोजिशन है उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन भी खड़ा किया और हमेशा ये सुर्खियों में रहता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है चयन समिति का सदस्य नहीं है, डी आंसर। मुख्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के वेतन और दर्जे को निम्नलिखित में से किस पद के बराबर रखता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का दर्जा और वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर ही रखा गया है। किसके बराबर रखा गया है? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम प्रवासन और विदेशी अधिनियम 2025 द्वारा निरस्त नहीं किया गया था? इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025। तो इस एक्ट की धारा 36 के अनुसार निम्नलिखित कानून निरस्त किए गए हैं: पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड इमिग्रेशन एक्ट 2000। सिटीजनशिप एक्ट 1955 को निरस्त नहीं किया गया क्योंकि इसका दायरा नागरिकता तय करना है, न कि विदेशियों के प्रवेश और पंजीकरण का। नया कानून सभी फॉरेनर से जुड़े नियम को एकीकृत करता है, जबकि नागरिकता कानून अलग बना रहेगा। तो यहाँ पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 इसको निरस्त नहीं किया गया। लास्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है यह भी। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 अपने प्रारंभ से कितने वर्षों तक लागू रहेगा? तो वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023 संविधान का 106वां संशोधन है, उसमें सनसेट क्लॉज शामिल है। यह अधिनियम अपने लागू होने की तारीख से 15 साल तक प्रभावी रहेगा।
इसके बाद संसद चाहे तो इसे आगे बढ़ा सकती हैं। उद्देश्य यही है कि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना। यह कानून तभी लागू होगा जब अगली जनगणना पूरी होगी। उसके आधार पर डिलिमिटेशन परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होगी। तो कितने वर्षों तक लागू रहेगा? 15 वर्षों तक। सी आंसर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ये इंपॉर्टेंट बिल से रिलेटेड, एक्ट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कवर होते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया एक एक क्वेश्चन के माध्यम से। आई होप आपने सारे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व भी कर लिया होगा एंड जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर भी हो गया होगा। अगर आपको इस वीडियो का डिटेल PDF डाउनलोड करना है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा GS का मेरा 100 आवर का कोर्स भी आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप GS को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मैंने 100 घंटे का GS आपके लिए स्पेशली प्लान किया है। एग्जाम से पहले हमको रिवीजन करना होता है, कंटेंट कवर करना होता है और बहुत डिफिकल्ट होता है इतना बड़ा सब्जेक्ट कवर करना। उसी को ध्यान में रखते हुए टू द पॉइंट मैंने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड इसमें कंटेंट आपको दिया है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से भी आप मेरा 100 आवर GS का कोर्स एनरोल कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है आपके पास में। अगर एग्जाम बहुत पास में आपका तो 5 मंथ के लिए आप इसको एनरोल कर सकते हैं मात्र 500 रुपीज़ में। एंड अभी आपने तैयारी करना स्टार्ट किया है तो 2 साल की वैलिडिटी के लिए आप इसको 999 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, जो भी आपको सुटेबल लगे आप उसकी तरफ जा सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।